हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 7 पढ़ेंगे। लेक्चर 7 का टॉपिक रहेगा वर्क ऑफ एक्सपांशन ऑफ गैस, गैसों के प्रसार कार्य की गणना। हमें पता है कि द एक्सपांशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स इज़ वेरी लिटिल इन कंपैरिजन टू गैसेस। गैसों की तुलना में ठोसों एवं द्रवों में जो एक्सपांशन है, प्रसार है, वो बहुत कम होता है। So, work done in case of solid and liquid is also very little. इसलिए ठोस एवं द्रवों में भी जो प्रसार कार्य है, प्रसार कार्य भी बहुत कम होगा गैसों की तुलना में। हमें पता है कि गैसों में प्रसार अनंत होता है, अर्थात बहुत अधिक होता है, जबकि ठोस एवं द्रवों में प्रसार बहुत कम होता है। अतः ठोस एवं द्रवों का प्रसार कार्य भी बहुत कम होगा, इसलिए हम ठोसों व द्रवों में प्रसार को नहीं पढ़ते हैं। प्रसार की गणना, प्रसार कार्य की गणना हम केवल गैसों में करते हैं। ठीक है, हैंस वर्क ऑफ एक्सपांशन इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर गैसेस। इसलिए प्रसार कार्य की गणना केवल गैसों के लिए की जाती है। दैट्स वाई वर्क ऑफ एक्सपांशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और इसीलिए चूंकि हम गैसों के लिए इसकी गणना करते हैं और गैसों में दाब एक महत्वपूर्ण कारक होता है, इसलिए हम प्रसार कार्य को दाब आयतन कार्य या प्रेशर वॉल्यूम कार्य भी कहते हैं। मान लीजिए एक सिलेंडर है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। यह पिस्टन मूवेबल अर्थात ऊपर नीचे गति कर सकता है तथा वेटलेस अर्थात भारहीन है और फ्रिक्शनलेस अर्थात घर्षणहीन है। लेट ए सिलेंडर इज फिटेड विद वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। इन दिस सिलेंडर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज फिल्ड। इस सिलेंडर में एक फिक्स अमाउंट, एक निश्चित मात्रा की आदर्श गैस भरी हुई है। ऐसी आदर्श गैस भरी हुई है जो कि एक निश्चित मात्रा में है और माना इस गैस का दाब प्रेशर P है। गैस का दाब P है तो गैस अपने दाब P के कारण, यह गैस का दाब P क्या होता है? यह P के कारण यह गैस सिलेंडर की विभिन्न दीवारों पर और इस पिस्टन पर दाब P आरोपित करेगी और दाब P के कारण चूंकि यह पिस्टन घर्षणहीन व भारहीन है तो आसानी से यह पिस्टन गैस के दाब के कारण ऊपर की ओर खिसकेगा। ऊपर की ओर खिसकने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर एक पिस्टन पर एक बाह्य बल F आरोपित करते हैं और F इतनी मात्रा में लगाते हैं जितना कि गैस का दाब हो, अर्थात यह पिस्टन संतुलित हो जाए, बैलेंस हो जाए। पिस्टन ना तो ऊपर की तरफ मूव करे ना ही नीचे की तरफ मूव करे। तो हम देखते हैं कि दिस प्रेशर ऑफ द गैस का जो प्रेशर है वह एक्सपेल्स द पिस्टन टू मूव अपसाइड। यह गैस का दाब इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करने के लिए धकेलता है, ऊपर की तरफ जाने के लिए धकेलता है या ऊपर की तरफ धकेलता है। तो अब इस पिस्टन को बैलेंस करने के लिए, नाउ टू बैलेंस दिस पिस्टन, इस पिस्टन को बैलेंस करने के लिए लेट एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट। माना इस पिस्टन पर हमने कितना आरोपित बल लगाया, बाह्य बल F बल इसके ऊपर हमने आरोपित किया। लेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन इज A। माना कि पिस्टन का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A है, अर्थात पिस्टन का एरिया A है। देन द एक्सटर्नल फोर्स विल बी। अतः अब बाह्य जो बल है, आरोपित बल है, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, उसका मान हो जाएगा F इज इक्वल टू P इंटू A। pressure of the gas, P is the pressure of the gas, A is the cross sectional area of the piston। है तो जो आरोपित बाह्य बल है उसका मान हमने निकाल लिया, किसके बराबर होगा, P इंटू A। P इज द प्रेशर, A इज द एरिया। अब इस कंडीशन में, इस स्थिति में जो पिस्टन है वो संतुलित रहेगा, अर्थात जो पिस्टन हमारा बाह्य आरोपित बल या बाह्य आरोपित दाब और गैस का दाब दोनों चूंकि बराबर हैं, अतः पिस्टन भी हमारा संतुलित रहेगा। और इस कंडीशन में द अपोजिंग प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अपोजिंग प्रेशर जो है वो गैस के प्रेशर के बराबर होगा, अर्थात P अपोजिंग यानी विरोधी दाब इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द
gas. Now opposing pressure is decreased by infinitesimally small amount dp. अब हम जो विरोधी दाब है उसके मान में अनंत सूक्ष्म dp कमी कर देते हैं। विरोधी दाब के मान में अनंत सूक्ष्म कमी dp कर देते हैं। अब चूंकि इस टाइम जब पिस्टन बैलेंस्ड कंडीशन में था तब पिस्टन का जो दाब है, पिस्टन पर जो आरोपित दाब है वो गैस के दाब के बराबर है, P इज इक्वल टू P अपोजिंग। और अब हम पिस्टन के दाब में, आरोपित दाब में हमने dp कमी कर ली, अनंत सूक्ष्म कमी dp कर दी, तो अब पिस्टन के ऊपर जो आरोपित दाब है उसका मान रह गया P माइनस dp। और इसके कारण क्योंकि आरोपित दाब में कमी कर दी, तो आरोपित दाब में कमी कर दी तो अब गैस का दाब आरोपित दाब की तुलना में ज़्यादा है, और ज़्यादा होने के कारण पिस्टन इज मूव्ड अपसाइड बाय इनफाइनाइटसाइमली स्मॉल अमाउंट dl। और आरोपित दाब में कमी करने के कारण अब पिस्टन जो है वो गैस का दाब ज़्यादा है, इसलिए पिस्टन ऊपर की तरफ गति करेगा। और कितनी दूरी तक गति करेगा? अनंत सूक्ष्म दूरी dl तय करेगा, यानी अनंत सूक्ष्म दूरी dl से खिसक जाएगा। दैट इज गैस वर्क्स इनफाइनाइटसाइमली स्मॉल वर्क dw ऑन सराउंडिंग। अर्थात गैस ने अनंत सूक्ष्म कार्य dw परिपार्श्विक पर किया, क्योंकि गैस का प्रसार हुआ, अनंत सूक्ष्म प्रसार हुआ, गैस ने अनंत सूक्ष्म दूरी dl तय करी, अतः गैस ने कितना कार्य किया परिपार्श्विक पर? अनंत सूक्ष्म कार्य किया dw। देखिए यहाँ गैस का दाब है P और पिस्टन के ऊपर लगा हुआ आरोपित बल है F। अब पिस्टन का के ऊपर आरोपित दाब और गैस के दाब को हम पहले बराबर था, इसलिए ये हमारा पिस्टन यहाँ इस कंडीशन में था। अब हमने पिस्टन पर जो लगा हुआ आरोपित दाब है उसमें हमने dp कमी कर दी। dp कमी करने से अब गैस का दाब ज़्यादा हो गया और आरोपित दाब dp अमाउंट से dp मात्रा से कम हो गया, इसलिए गैस अनंत सूक्ष्म दूरी dl से प्रसार करती है। अर्थात पिस्टन अनंत सूक्ष्म दूरी dl तय करके ऊपर की तरफ चला जाता है, और अनंत सूक्ष्म दूरी dl तय करने से गैस का प्रसार हुआ और गैस के आयतन में वृद्धि हुई, और यह आयतन में वृद्धि dv हुई और इस कारण गैस ने परिपार्श्विक पर dw कार्य अर्थात अनंत सूक्ष्म कार्य किया। अतः अब हम कार्य की गणना किस प्रकार से करेंगे? दिस वर्क कैन बी कैलकुलेटेड एज, किए गए कार्य की गणना हम निम्न प्रकार से करेंगे कि वर्क हमें पता है कि कार्य इज इक्वल टू बल इंटू दूरी, और बल कौन सा है? अपोजिंग फोर्स, यानी बाह्य बल या विरोधी बल या आरोपित बल, एक्सटर्नल फोर्स कह दें या अपोजिंग फोर्स कह दें, बात एक ही है। तो हमने कहा बाह्य बल या आरोपित बल इंटू तय की गई दूरी। किसकी दूरी? पिस्टन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? dl है। अपोजिंग फोर्स किसके बराबर है? प्रेशर इंटू एरिया के, और अपोजिंग फोर्स है तो प्रेशर कौन सा होगा? अपोजिंग प्रेशर होगा, तो अपोजिंग प्रेशर इंटू एरिया, ये हो गया अपोजिंग फोर्स का मान। ठीक है, तो अपोजिंग प्रेशर कितना है? ये है P माइनस dp, यानी गैस के दाब के बराबर तो दाब था अपोजिंग प्रेशर और हमने उसमें dp कमी कर दी थी, तो दाब कितना हो गया था? P माइनस dp। तो अपोजिंग प्रेशर का मान इस समय है P माइनस dp और एरिया है A। तो ये हो गया अपोजिंग फोर्स का मान। अपोजिंग फोर्स इतना हो गया और dl हो गई डिस्टेंस ट्रेवल यानी तय की गई दूरी। तो ये हो गया पूरा एक्सप्रेशन हो गया हमारा वर्क या स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, या प्रसार में किया गया कार्य, क्योंकि गैस इस टाइम प्रसार कर रही है, अर्थात गैस के आयतन में वृद्धि हुई और गैस के आयतन में वृद्धि होने से गैस ने परिपार्श्विक पर कार्य किया और गैस ने कितना कार्य किया? dw कार्य किया, अनंत सूक्ष्म कार्य dw इज इक्वल टू P माइनस dp इंटू A इंटू dl। अब चूंकि हमें पता है कि A तो एरिया है और dl है तय की गई दूरी, और एरिया इंटू दूरी किसके बराबर होती है? आयतन के बराबर होती है, तो A इंटू dl इज इक्वल टू dv। हमने कहा कि दूरी में परिवर्तन इंटू क्षेत्रफल को हमने आयतन में परिवर्तन के बराबर लिख दिया है, तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया dw चेंज इन वर्क इज इक्वल टू चेंज इन वर्क और
प्रसार में किया गया अनंत सूक्ष्म कार्य इज इक्वल टू पी माइनस डी पी इंटू डी वी। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो यह किस प्रकार की हो जाएगी, P इंटू डी वी, P इंटू डी वी माइनस डी पी इंटू डी वी। इस प्रकार हम इस समीकरण को लिख सकते हैं और हमने इस समीकरण को इस प्रकार लिख दिया है। यह हो गया। तो हमने यह dv तो बता दी कि यह अनंत सूक्ष्म वृद्धि हो गई गैस के आयतन में, और हमारा एक्सप्रेशन हो गया, समीकरण हो गई dw इक्वल टू पी डी वी माइनस डी पी डी वी। अब चूंकि dp तो दाब में अनंत सूक्ष्म कमी थी और dv आयतन में अनंत सूक्ष्म वृद्धि थी, तो ये दोनों ही मान अनंत सूक्ष्म हैं और अनंत सूक्ष्म होने के कारण इनका जो प्रोडक्ट होगा वह भी अनंत सूक्ष्म ही होगा और जिसे हम नगण्य मान सकते हैं। तो इसको हमने जो पद है dp dv इसको हमने नगण्य मान लिया। तो वेयर जहाँ dp इंटू डी टर्म dp और dv पद कैन बी अज्यूम्ड एज नेग्लिजिबल, इसको हम नगण्य मान सकते हैं बिकॉज इट्स वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, दोनों ही अनंत सूक्ष्म है, अतः इनकी वैल्यू भी बहुत कम है। अतः हमारा अब समीकरण क्या रह जाती है, हमने क्या किया, हमने किया कि dp और dv को अनंत सूक्ष्म मान लिया और dp और dv को अनंत सूक्ष्म मानने से हमारा जो समीकरण है वो केवल इस रूप में रह गई कि dw इज इक्वल टू पी डी वी, dw इज इक्वल टू पी डी वी, यानी अनंत सूक्ष्म प्रसार कार्य इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इंटू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, dv यानी चेंज इन वॉल्यूम। अब इफ इनिशियली बिफोर एक्सपांशन, अर्थात अगर प्रसार से पहले गैस का आयतन कितना हो, V1 हो, यदि प्रसार से पहले गैस का आयतन V1 था एंड आफ्टर एक्सपांशन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज V2, और प्रसार के बाद गैस का फाइनल वॉल्यूम यानी अंतिम आयतन कितना हो गया, V2 हो गया, यानी गैस ने V1 आयतन से V2 आयतन तक प्रसार किया, तो आयतन की प्रारंभिक मान हो गया, आयतन का प्रारंभिक मान V1 और आयतन का अंतिम मान V2 है। तब देन द होल वर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, तब हम संपूर्ण कार्य की जो गणना है वो इस समीकरण का समाकलन करके कार्य की गणना कर सकते हैं। तो हम कैसे समाकलन करेंगे इसका, नेक्स्ट इक्वेशन, तो ऑन देयरफॉर, इसलिए ऑन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, समीकरण का समाकलन करने पर, और कैसे करेंगे, किस लिमिट्स में करेंगे, प्रारंभिक आयतन V1 और अंतिम आयतन V2 की लिमिट्स में हमने समीकरण का समाकलन करेंगे। तो हमने प्रारंभिक लिमिट V1 और V2 की लिमिट्स के अंदर में हमने समीकरण का समाकलन किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw, अर्थात अनंत सूक्ष्म कार्य dw का समाकलन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 टू V2, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 टू V2 एंड प्रेशर इनटू dv। यह हमारी समीकरण आ गई। अब चूंकि हमें पता है इंटीग्रेशन dw का जो रिजल्ट आता है वो क्या हो जाएगा, dw अर्थात किया गया कार्य, यह किया गया कार्य आ गया, और जो ये है इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 टू V2 P इंटू डी, अर्थात इस समीकरण में हमें एक, यदि हमें जो आयतन है उसके प्रारंभिक मान V1 तथा अंतिम मान V2 के मान अगर हम रख दें तो इस समीकरण के समाकलन के द्वारा हमें कार्य भी समाकलित रूप में प्राप्त हम कर सकते हैं। अतः द टोटल वर्क कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, कुल कार्य जो है उसकी गणना हम प्रेशर की विभिन्न स्थितियां और वॉल्यूम की विभिन्न स्थितियों को रखकर, इस समीकरण में रखकर हम कुल कार्य की गणना कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।